अमीर शांति का परिवार हाल फिलहाल में ही गांव में शिफ्ट हुआ था और गर्मी ज्यादा होने की वजह से एक एसी में उनका काम नहीं चल रहा था। इसलिए रात में शांति ने सभी के कमरे में एसी लगवाने के लिए एसी वाले को बुलाया था, पर गर्मी इतनी ज्यादा थी कि उनसे नीचे रुका नहीं गया और वो छत पर चले जाते हैं, जहां पूरा परिवार देखता है कि एक गरीब परिवार छत पर बिस्तर लगा रहा है। तभी अमीर काजल कहती है, माँ कितनी गर्मी लग रही है और कितना टाइम लगेगा एसी वाले को आने में। अरे इतना क्यों मुंह बना रही है, एसी वाले का फोन आ गया है, वो बस 5 मिनट में आता ही होगा। माँ जी जरा अपने सामने वाले उन गरीब परिवार को देखो, आज भी छत पर बिस्तर लगा रहे हैं। बहन तुम्हारे घर में तो सिर्फ तुम सब औरत ही नजर आ रही हो, फिर पूरी छत पर ये बिस्तर क्यों लगा रही हो? अगर गर्मी बर्दाश्त नहीं होती तो एक एसी लगवा लो। हमें देखो, हमारे घर में एसी लगी फिर भी गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही, इसीलिए सबके कमरे में एसी लगवा रहे हैं। बिस्तर लगाते हुए आशा कहती है, नहीं बहन ऐसा नहीं है, आप अभी नई है ना इसीलिए आपको पता नहीं। मेरे दोनों बेटे और पति सब्जी बेचने का काम करते हैं, वो बस बाजार से आते होंगे इसीलिए पूरे छत पर बिस्तर लगाया है। अच्छा तो तुम्हारे पति और बेटे सब्जी बेचते, तभी मैं कहूँ तुम छत पर क्यों बिस्तर लगा रही हो। गरीब परिवार का मजाक बनाकर शांति अपने परिवार के साथ नीचे जाती है, जहाँ वे लोग हर कमरे में एसी लगवाते हैं। तो कहीं कुछ ही देर में विनोद अपने दोनों बेटे अमित और सूरज के साथ सब्जी बेचकर घर आता है और अब पूरा परिवार छत पर खाना खा रहा होता है। पापा हम भी अपने घर में एसी लगवा लेते हैं ना, चाची का बाबू आने वाला है, उनकी तबीयत खराब हो जाती है गर्मी की वजह से, जब बोलतियाँ करती हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। भैया अभी राजू कितना छोटा है फिर भी कितना समझदार है, और एक हमें देखो, मैं अपनी बीवी के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। अच्छा तुम्हें चाची की इतनी फिक्र है, पर बेटा हम गांव में रहते हैं और गांव में एसी की जरूरत नहीं, देखो छत पर कितनी अच्छी हवा चलती है। नेहा राजू को समझाकर सलाह देती है। अगली सुबह विनीता अपनी जेठानी कविता के साथ जिम वाले कपड़ों में छत पर ठंडी हवा में एक्सरसाइज करने लगती है। वो देखती है कि छत पर से सब उठ गए हैं और राजू और नेहा सो रहे हैं। वहीं करिश्मा राजू को उठा रही है। राजू बेटा उठ जाओ, सुबह होगी, देखो तुम्हारे सभी दोस्त स्कूल के लिए तैयार हो गए हैं। गरीब परिवार को देख अमीर देवरानी जेठानी एक्सरसाइज करते हुए मुंह बनाते हुए एक दूसरे से कहती हैं, कैसे लोग हैं ये नहीं कि घर में एक एसी लगा लें, पता नहीं बिना एसी के कैसे गर्मी बर्दाश्त करते हैं। हाँ इतनी भी क्या कंजूसी भाई। एक बार फिर कविता और विनीता करिश्मा नेहा की गरीबी का मजाक बनाते हैं। नेहा और करिश्मा राजू के साथ नीचे चले जाते हैं, तो वहीं घर के नीचे विनोद अपने दोनों बेटे के साथ ठेले पर सब्जियां रख रहा होता है। तभी वहां शांति अपनी बेटी काजल के साथ सब्जी लेने आती है। हमारे घर में तो एक एसी लगी थी पर हमें राहत नहीं मिली, इसीलिए हमने अपने हर कमरे में एसी लगवा लिया अर्जेंट में। 4-5 एसी लगवाना थोड़ा एक्सपेंसिव था, पर एसी लगने के बाद काफी राहत मिल रही है हमें। तुम्हारा तो छोटा सा घर है तो इसमें एक एसी में भी काम चल जाएगा। तुम्हारे घर में बच्चे और एक बहू प्रेग्नेंट है, थोड़ा उनके बारे में सोचो। आंटी आपने हमें सलाह दी उसके लिए शुक्रिया, पर आप हमारे बारे में मत सोचिए, हम अपना देख लेंगे। अमित की बात सुनकर शांति और काजल का मुंह बन जाता है और दोनों सब्जी लेकर वहां से चली जाती हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रात पूरा गरीब परिवार जब छत पर सोने के लिए लेटा ही था कि उन्हें मच्छर काटते हैं। माँ कितने मच्छर काट रहे हैं, कुछ करो। सच में आज तो हवा भी सही से नहीं चल रही, मच्छर भी बहुत काट रहा है। मैं अभी नीचे से अगरबत्ती और मॉर्टिन लेकर आती हूँ। तुम गर्भवती हो, तुम्हारा 7वां महीना चल रहा है, बार बार तुम्हारा सीढ़ियाँ उतरना सही नहीं है, मैं लेकर आती हूँ। नेहा नीचे से कुछ अगरबत्ती और मॉर्टिन लेकर आती है, जिसे जलाने के बाद पूरा परिवार आराम से छत पर सो जाता है। तो वहीं हर कमरे में एसी लगने की वजह से अमीर परिवार भी आराम से सोता है। विनीता बेड पर बैठी हाथ में रिमोट लेकर एसी का तापमान घटाते हुए बेड पर लेटे हुए अपने पति से कहती है, अरे ये क्या, आपने तो कमरे को शिमला बना रखा है, 20 पर तो करो एसी, 16 पर चलाओगे तो किसी दिन एसी फूक जाएगा। विनीता जल्दी से एसी का टेम्परेचर घटा देती है और आराम से सो जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रात जब पूरा परिवार हाथों में तकिया चादर चटाई लेकर छत पर सोने के लिए जाता है तो तेज आंधी तूफान चलने लगता है। आज तो छत पर बहुत तेज आंधी तूफान चल रहा है। करिश्मा बहू तू गर्भवती है, तू राजू के साथ पंखा चलाकर नीचे सो जा। करिश्मा माँ बिल्कुल सही कह रही है, आंधी तूफान में सोना सही नहीं है। घर वालों के कहने पर करिश्मा राजू के साथ नीचे सोने के लिए चली जाती है। तो वहीं अगली सुबह विनीता देखती है कि घर की सारी एसी 16 पर चल रही हैं, जबकि कोई अपने कमरे में भी नहीं है।
आप सब हॉल में बैठे हैं, माना कि हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, हर जगह एसी लगी है, पर फिजूल में एसी चलाकर बिल क्यों बढ़ाना? विनीता, तुम तो ऐसे रो रही हो जैसे कि हम बिल नहीं भर पाएंगे। अरे एसी लगवाई है, चलाने के लिए ही है, चलने दो। तुम क्या कहती हो, हम जब कमरे में जाएं तो गर्मी झेलें, कमरा हर वक्त ठंडा रहे तो एसी का फायदा होता है। जहां गरीब परिवार गर्मी से परेशान छत पर हर रोज किसी न किसी परेशानी का सामना कर रहा था, तो वहीं विनीता भी अपने घर वालों की लापरवाही से परेशान होती है। ऐसे ही एक रात जब पूरा परिवार छत पर सो रहा होता है तो अचानक से बारिश शुरू हो जाती है और आशा उठकर सबको उठाते हुए कहती है, बहू, राजू, सूरज, अमित, सब उठो, बारिश हो रही है, जल्दी से नीचे चलो, इससे पहले कि बिस्तर गीला हो जाए। सब उठते हैं और फिर अमित बिस्तर उठाते हुए कहता है, आज तो पूरे दिन मौसम साफ था, पर देखो इस बारिश को ऐसे अचानक रात में ही हो गई। पूरा परिवार बारिश होने की वजह से अपना बिस्तर उठाकर नीचे सोने के लिए चले जाते हैं, पर सिर्फ घर में पंखा होने की वजह से उन सबको सही से नींद नहीं आती और सभी लोग बैठे ही रह जाते हैं। बस राजू बेड पर सोता है और अमीर परिवार बारिश में चैन की नींद ले रहा था। इस गर्मी में तो मेरा मन घबरा रहा है। सही कह रहा था राजू मुझसे, बहू की ऐसी हालत देख ही नहीं जा रही। एसी न सही पर हम गरीब लोग कूलर तो ला ही सकते हैं ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी आप। बहू गर्भवती है, बहू के लिए एक छोटा सा कूलर ले आते हैं और उसे छत पर रखकर सोएंगे ताकि सभी को कूलर की हवा लगे, क्योंकि कई बार छत पर हवा भी नहीं चलती। उस दिन बारिश और नेहा की खराब हालत को देखकर पूरा परिवार कूलर लाने की सोचता है, तो वहीं पूरा अमीर परिवार एसी होने का गलत फायदा उठाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और पैसे जोड़कर विनोद अपने दोनों बेटों के साथ मिलकर एक छोटा सा कूलर लाता है और जो वो लोग रात में छत पर रखते हैं और राजू खुशी से डांस करते हुए कहता है, कूलर के पास तो मैं और चाची सोएंगे। हाँ, कूलर के पास तुम दोनों ही सोना। राजू और करिश्मा के चेहरे की खुशी देख पूरा परिवार काफी खुश होता है और वो लोग फिर अपना बिस्तर लगाकर आराम से सो जाते हैं। देखते ही देखते रात के 2 बज जाते हैं और अचानक से लाइट चली जाती है। कूलर बंद होते ही उन्हें मच्छर काटने लगते हैं, जिस वजह से नेहा नीचे से मच्छरदानी लाकर लगाने लगती है। तभी वो देखती है कि अमीर परिवार भी लाइट न होने की वजह से गर्मी से परेशान छत पर आया है। क्या हुआ शांति बहन, तुम्हारे घर तो एसी ही लगी है, लाइट जाने पर एसी ने काम करना बंद कर दिया क्या? देखा, आना पड़ा ना तुम्हें भी छत पर। इस बुढ़िया को देखो, हमें गर्मी से परेशान देख कितनी खुश हो रही है। होने दो भाभी, कुछ देर में जब लाइट आ जाएगी तो इनकी बोलती भी बंद हो जाएगी। इतना बोल आशा अपने पूरे परिवार के साथ मच्छरदानी के अंदर जाकर सो जाती है, तो वहीं अमीर परिवार छत पर कुर्सियों पर बैठकर लाइट आने का इंतजार करता है, जिस वजह से उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती। और जैसे ही लाइट आती है पूरा परिवार एसी को 16 पर करके पूरे दिन सोता है। ऐसे ही एक दिन शांति अपने कमरे में अपनी बेटी के साथ आराम कर रही होती है और अचानक से उसके कमरे का एसी फट जाता है, जिसकी वजह से खिड़की के पर्दे में आग लग जाती है, जिसमें शांति और काजल को थोड़ी सी चोट भी लग जाती है। पर सही समय पर शांति का पूरा परिवार फायर एक्सटिंग्विशर लाकर आग बुझाता है। वहीं उनके घर के बाहर सारा गांव इकट्ठा हो जाता है, साथ में गरीब परिवार भी, जहां वो सब लोग बातें बनाते हैं। बहुत ऐसी करती थी ना ये घमंडी औरत, आज भगवान ने इसका घमंड तोड़ दिया। सच में बहन, भगवान सबके किए की सजा देता है। माँ जी, क्या बोल रही हैं आप? हमारे पड़ोसी हैं, थोड़ी तो दया रखिए। माँ काजल, आप दोनों ठीक तो हैं? अब समझ आया मैं क्यों कहती थी 24 घंटे एसी 16 पर चलाकर मत रखो। गर्मी इतनी ज्यादा है और एसी से इतनी हीट निकलती है। फट गया ना एसी, वो तो भगवान का शुक्र है कि आप दोनों बच गए। एसी फटने की वजह से काजल और शांति के मन में डर बैठ जाता है और वो दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं। कुछ देर बाद जब माँ बेटी पट्टी करवा कर घर आती हैं, तो गरीब सास बहू कुछ सब्जी और खाना लेकर शांति और काजल से मिलने जाते हैं, जो हॉल में बैठी थी। आंटी, इस हादसे के बाद आप लोग काफी परेशान होंगे, इसलिए पड़ोसी होने के नाते हम आपके लिए कुछ सब्जी और खाना बनाकर लाए हैं। वैसे हमें जरूरत नहीं थी, पर अब तुम इतने प्यार से लाई हो तो रख लेते हैं। वैसे बहन, हम सोच रहे थे कि हम भी एसी ले लें, पर लगता है अब एसी की जरूरत नहीं है। जाते जाते आशा भी शांति को दाने देकर चली जाती है, जिसके बाद पूरे परिवार का मुंह बन जाता है और अब वो लोग एसी चलाने से डरने लगते हैं। इसीलिए अब जब वो देखते हैं कि छत पर अच्छी हवा चल रही है, तो वो रात में अपने हाथों में तकिया, चादर, ओडोमॉस लेकर छत पर जाते हैं, जहां देवरानी जेठानी बिस्तर लगाती है। तो अमित और शांति
ओडोमॉस क्रीम लगाते हैं और नंद हाथ में तकिया लेकर खड़ी है, जिन्हें देख छत पर बैठा गरीब परिवार हैरान होता है और अपनी छत पर मच्छरदानी लगा रहा अमित कहता है, अरे वाह आंटी जी, आज आपका पूरा परिवार छत पर बिस्तर लगा रहा है और एक दूसरे को ओडोमॉस लगा रहे हैं। छत पर सोने का इरादा है क्या? अरे भाई, जिसके घर एसी होती है वो छत पर कहां सोता है? पर जब प्राकृतिक हवा एसी से अच्छी हो तो इंसान एसी की हवा को भी भूल जाता है। विकास की बातें सुन गरीब परिवार को हंसी आ जाती है और वो लोग आराम से छत पर सो जाते हैं। तो वहीं इतना सब कुछ होने के बाद भी अमीर परिवार अपना शो ऑफ करना नहीं छोड़ता। माँ तुम्हारे घर खाना नहीं बनाएगी। हाय हाय, मेरा घुटना बहुत दर्द कर रहा है और गर्मी भी लग रही है। नताशा, तेरी रसोई में तो एसी लगी है ना, इसे चला दे बेटा। माँ, यहाँ आकर अपनी औकात भूल गई हो क्या? पहले भी तो चूल्हे पर बैठकर खाना बनाती थी, यही समझकर अब भी खाना बना लो। और वैसे भी ये पकौड़े कुछ खास नहीं बने, इसमें और मसाला वगैरह डालो, मेरी माँ जी बिल्कुल नहीं खाएंगी। और हाँ, फटाफट से शाही पनीर भी बना लो और उसके साथ पूड़ियाँ। हाँ बेटी, मैं कर रही हूँ। बेचारी बूढ़ी माँ गर्मी में घुटनों के दर्द के साथ खाना बना रही थी कि तभी उसकी छोटी बेटी पूर्णिमा आ जाती है और अपनी माँ के हाथ से कड़छी लेकर रख देती है। माँ, ये तुम क्या कर रही हो? और दीदी, मैंने बोला था ना माँ तुम्हारे घर खाना नहीं बनाएंगी, फिर भी तुमने ऐसा किया। तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी ही माँ से अपने ससुराल में इस तरह काम करवा रही हो। मेरा दिल इतना दुख रहा है ये देखकर, और तुम्हारे माथे पे शिकंज नहीं है, क्यों? ये सब मैं तुम्हें क्यों बताऊं? और तू यहाँ ऐसे कैसे आ गई? माँ का इंतजार करते करते मुझे यहाँ आना ही पड़ा, पर आज मुझे तुम्हें अपनी दीदी कहते हुए शर्म आ रही है। पूर्णिमा, नताशा, तुम दोनों लड़ाई मत करो। और बेटी, खाना ही तो बनाया तो क्या हो गया? नहीं माँ, दीदी, मैंने तुम्हें साफ साफ शब्दों में कहा था ना, माँ तुम्हारे घर खाना नहीं बनाएंगी, फिर भी तुमने ऐसा किया। आखिर क्यों बड़ी बेटी ने अपनी बूढ़ी माँ से अपने ही ससुराल में खाना बनवाया, और क्यों छोटी बहन इतना गुस्सा थी कि वो नताशा से कहती है कि माँ तुम्हारे घर खाना नहीं बनाएंगी? इस दृश्य की पूरी सच्चाई क्या है, आइए जानने के लिए कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं, जहां गरीब विद्या अपनी दोनों बेटियों को पति के जाने के बाद पालने के लिए दूसरों के घर में रोटी बनाने का काम करती है, जिससे उसके हाथ कभी जल जाते थे तो कभी हाथ कट जाते थे। एक दिन खुश होकर पूर्णिमा अपनी माँ को मिठाई खिलाती है। पूर्णिमा, तू मुझे मिठाई दे दे, मैं थोड़ी देर में खा लूंगी। ये क्या माँ, आज भी तुम्हारा हाथ जला हुआ है, कभी कटा हुआ होता है, कभी हाथ पर छाला पड़ जाता है। तुम्हें इस तरह दूसरों के घर में खाना बनाता हुआ देख मुझे देखा नहीं जाता है, इसीलिए मैंने जल्दी से नौकरी ढूंढ ली और इसी उपलक्ष्य में आज मैं आपको मिठाई खिला रही थी। देखना, अब आपको किसी के घर काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास जब और पैसे हो जाएंगे तो एक नौकरानी भी मैं यहाँ लगा दूंगी, जो हमारी शादी के बाद आपकी देखभाल करेगी। मेरी प्यारी बच्ची, कितना प्यार करती है मुझे, कितनी फिक्र करती है मेरी। तुम्हारे इतने ज्यादा प्यार करने से मेरी सारी थकान खत्म हो जाती है। तो अगर कहीं काम करते हुए मेरे हाथ जल जाते हैं तो क्या हो गया, तुम्हारे लिए ही तो कमाती हूँ। लेकिन माँ, दीदी ने तो अपना फर्ज नहीं समझा, मैं जरूर समझती हूँ। ओहो, ज्यादा चिकचिकबाजी मत कर। माँ, भूख लग रही है, खाना दो। माँ के हाथ में चोट लगी है, मैं खाना बना रही हूँ दीदी। तब पूर्णिमा अपना बैग साइड रख खाना बनाती है और 1 साल बाद विद्या को नताशा के लिए एक अमीर घर से रिश्ता आता है, जहां आलोक के साथ उसकी शादी हो जाती है और वो अपने सपनों को हकीकत में जीती है। वहीं 2 महीने के बाद ही गरीब बेटी भी राजन नाम के लड़के से शादी करके अपना घर बसा लेती है। इसके बाद बेचारी माँ अकेली हो जाती है। 3-4 महीने में ही मेरी दोनों बेटी मेरा आंगन सूना करके चली जाएंगी। मेरी पूर्णिमा ने नौकरी करके नताशा के दहेज के पैसे इकट्ठा कर दिए और खुद देखो गरीब ससुराल चली गई। वैसे पूर्णिमा का जन्मदिन 2 हफ्ते बाद ही है, मैं उसके जन्मदिन पर उसे बहुत अच्छा तोहफा दूंगी। ये कहकर विद्या घर का काम करने लगती है। वहीं गरीब बेटी चूल्हे पर खाना बनाकर घर वालों को देती है। वाह बहू, भरवा करेला और उसके साथ चूल्हे की रोटी तूने बहुत अच्छी बनाई है, मन खुश हो गया। माँ, अब तो मन रोज खुश रहता है। पूर्णिमा इतना अच्छा खाना जो बनाती है, ये मामूली सी धनिया की चटनी भी रोटी से बहुत स्वादिष्ट लग रही है। वो तो है, ऐसा लगता है मानो हमारे घर में अन्नपूर्णा देवी आ गई हो। हाँ माँ। बस बस कीजिए आप लोग। अरे खाना नहीं, मेरी तारीफ करना, वो इतनी तारीफ की मुझे आदत नहीं है। ये लीजिए गर्मा गर्म रोटी। बहू तू भी ना। अरे तेरा जन्मदिन आने वाला है ना पूर्णिमा बेटा, तो तुम जन्मदिन पर विद्या जी और अपनी बड़ी बहन को भी बुला लेना। जी माँ जी, मैं जन्मदिन से 1-2 दिन पहले ही दीदी को कहने चली जाऊंगी।
तेज गर्मी होती है। गरीबी में पूर्णिमा और उसके ससुराल वालों का रहना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वहीं अमीर बेटी 2-2 एसी की हवा में ठाट बाट से रहती है। वाह, क्या रिफ्रेशिंग ड्रिंक है और उसके साथ कोरियन चिप्स। जिंदगी हो तो ऐसी, लेकिन बेचारी मेरी छोटी बहन तबेले जैसे ससुराल में होगी। हफ्ता गुजर जाता है। विद्या अपनी पोटली टटोलती है। हे भगवान, मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है। सोचा था 1-2 हजार होते तो उसको साड़ी दिला देती। मेरी बच्ची ने मेरे और नताशा के लिए कितना कुछ किया है। नताशा इस बात को जरूर समझेगी। मैं कुछ पैसे उससे उधार ले लेती हूँ। विद्या अपनी अमीर बेटी के घर पहुंच जाती है, जहां नौकर उसे पानी पिलाते हैं। और समधन जी कैसी हो? बस ठीक हूँ बहन जी, मैं अपनी बेटी से मिलकर आती हूँ। तब विद्या अपनी बेटी के कमरे में जाती है, जहां वो आराम से नूडल्स खाती है। अरे माँ, तुम अचानक कैसे? मैं तुझसे मिलने आई थी और मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। तू तो जानती है तेरी छोटी बहन ने हम दोनों के लिए क्या क्या किया है। अब उसका जन्मदिन है, उसके दहेज में भी कुछ नहीं दिया, तो बस उसको एक महंगी सी साड़ी दिलाना चाहती हूँ। ज्यादा नहीं, 2000 की। बस तू मुझे इतने ही पैसे दे दे। बस इतनी सी बात माँ। जरूर जरूर, मैं आपको 2000 नहीं 10,000 दूंगी। जन्मदिन पर पहली बार जाओगी तो उसके ससुराल वालों के लिए भी कुछ ले आना और मिठाई तोहफा भी ले जाना। बस आपको एक मेरा कहना मानना है। मेरे घर काम करना होगा, खाना बनाना होगा। क्या है ना, गर्मी में नौकर अपने गांव गए हैं। पर नीचे तो अरे वो बस 1-2 ही है, पर इतने में काम नहीं चलता ना। और इसी बहाने मेरे ससुराल वालों को भी आपके हाथ का बढ़िया बढ़िया खाना खाने को मिल जाएगा। ठीक है, मैं बना दूंगी। अगर पूर्णिमा के लिए मैं थोड़ा सा नताशा के पास काम कर लूंगी तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है माँ, पूर्णिमा के बर्थडे तक यहीं रह लो, हम दोनों साथ में चलेंगे। ये सुन विद्या खुश हो जाती है। नताशा भी ससुराल में बता देती है कि उसकी माँ खाना बनाएगी, तो नताशा अपनी माँ से झाड़ू पोछा करवाती है। पर अगले दिन, बहन जी मजा नहीं आ रहा, आप चूल्हे का खाना पका कर खिलाओ, वो बहुत अच्छा लगता है हम सबको। जी जी। बेचारी विद्या को चूल्हे पर कड़ी धूप में खाना बनाना पड़ता है, जिससे उसका हाथ भी जल जाता है और ससुराल वाले चटकारे के साथ खाना खाते हैं। और नताशा को भी अपनी माँ पर रहम नहीं आता। वो डेली उससे घर का सारा काम करवाती है। अपने जन्मदिन से 3 दिन पहले पूर्णिमा नताशा के ससुराल पहुंचती है, जहां घर में आते ही, माँ तुम दीदी के घर खाना क्यों बना रही हो? दीदी ये सब क्या है? आप जानती है ना, मैंने माँ को इस चीज से दूर करने के लिए नौकरी शुरू कर दी थी। वो बेटी, अरे पूर्णिमा गर्मी से कितना गुस्सा करती है। वो मेरा माँ के हाथ का खाना खाने का बहुत मन था और माँ ने खुद बोला तभी बनवा रही हूँ, वरना मैं क्यों बोलती। मेरे घर में नौकर नहीं है क्या? वैसे तू यहाँ कैसे? वो माँ जी मेरा जन्मदिन मनाना चाहती है, इसीलिए मैं आपके पूरे ससुराल वालों को अपने जन्मदिन का निमंत्रण देती हूँ। और माँ आप भी आना। हाँ हाँ, तू चिंता मत कर, मैं आ जाऊंगी, तू अभी जा। माँ की झिझक देख पूर्णिमा को अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो चली जाती है। वहीं नताशा के ससुराल वाले विद्या से एनी टाइम खाना बनवाते हैं। 3 दिन बाद राजन ने अपनी पत्नी के लिए घर में सारी सजावट कर दी थी, पर पूर्णिमा को दोनों का इंतजार करते करते घंटों बीत जाते हैं। कितनी देर हो गई माँ और दीदी अभी तक नहीं आए, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। माँ जी, राजन जी, मैं अभी दीदी के घर से आती हूँ। पूर्णिमा सास और पति की एक नहीं सुनती और सीधा अपनी बड़ी बहन के घर पहुंच जाती है, जहां वो देखती है कि उसकी बड़ी बहन माँ से रसोई में खाना बनवा रही है। दीदी, मैंने कहा था ना माँ तुम्हारे घर खाना नहीं बनाएंगी, फिर तुमने ऐसा किया। लगता है तुम सच में माँ से प्यार नहीं करती, वरना इतनी गर्मी में उन्हें ऐसे परेशान नहीं करती। और आपको ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि दीदी के यहाँ काम किया? वो मैं तुझे अच्छी साड़ी दिलाना चाहती थी, बस वही पैसे मांगे थे, इसलिए थोड़ा सा काम। छी दीदी, तुमने माँ की इस मजबूरी का फायदा उठाया। मुझे खुद पर शर्म आ रही है। और माँ, आपको ऐसा क्यों लगा कि आप इतने दर्द में रहोगे और मुझे वो तोहफा अच्छा लगेगा? मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा आप हो। आप आती, मुझे आपका आशीर्वाद और प्यार मिल जाता। बस इससे ज्यादा मुझे कभी कुछ नहीं चाहिए। मुझे माफ कर दे पूर्णिमा, इस अमीरी के घमंड ने मुझे अंधा कर दिया। सॉरी दीदी, अब बहुत देर हो चुकी है। ये सुनाकर पूर्णिमा अपनी माँ को अपने घर ले जाती है और उसके साथ ही केक काटकर खुशी खुशी अपना जन्मदिन मनाती है। वहीं नताशा पछतावे की आग में जलती रहती है।